कंटिन्यू कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। क्या है? एक कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टेंसेस का, जिसमें से 3 आपके नोन रेजिस्टेंस होते हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। इसका प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, जिसके 2 लॉ होते हैं। एक होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कहता है कि किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज 0। जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। और दूसरा होता है केवीएल, जो कहता है किसी भी क्लोज्ड मेश में, कहां पर? क्लोज्ड मेश मतलब क्लोज्ड सर्किट में, समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट इनटू करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस में जितना करंट है उन दोनों का प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको 4 रेजिस्टेंसेस दिए गए रहते हैं। ये चारों रेजिस्टेंसेस को हम एक क्वाड्रिलेटरल के 4 हाथ, 4 आर्म्स, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला एक फिगर इमेजिन करिए ऐसा, उसके चारों हाथों में हम लोगों ने 4 रेजिस्टेंसेस को लगा दिया, P, Q, R एंड S। इसके एक डायगोनल के अलोंग हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगा दिया और दूसरे डायगोनल के अलोंग हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। नेमिंग कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल को A, B, C, D। तो आर्म्स हो गए A, B, B, C, C, D और D, A, और डायगोनल्स हो गए आपके B, D और A, C। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन हम किसको मानते हैं? जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। व्हेन IG की वैल्यू 0 है तो रेशियो ऑफ अपर 2 रेजिस्टेंसेस P by Q will be equal to ratio of lower 2 resistances R by S. This is the formula for व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं। एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे ABCD, उसके 4 हाथों पे 4 आर्म्स में 4 रेजिस्टेंसेस लगा देंगे। एक डायगोनल के लॉन्ग बैटरी कनेक्ट कर देंगे, EMF का सोर्स लगा देंगे और दूसरे डायगोनल के लॉन्ग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। नेमिंग कर दिए A, B, C, D। फॉर्मूला होता है अंडर बैलेंस कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S। अब इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम KCL और KVL दोनों का यूज करेंगे। पहले हम यूज करेंगे KCL का। मान लीजिए यहां पर से I करंट आया, इसमें चला गया, यहां पर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ I करंट, इसमें चला गया IP करंट, तो बचा I माइनस IP चला गया दूसरे वाले ब्रांच में। अब यहां पर से भी जो IP करंट आया वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक करंट चला गया IG, तो जो बचा IP माइनस IG वो करंट चला गया Q में। अब इधर से I माइनस IP आया, इधर से IG आया, दोनों एडअप होकर S में गए। इसमें कितना करंट आया? I माइनस IP प्लस IG। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कोई भी एक वैल्यू ऑफ करंट आया, कुछ इसमें गया तो बचा हुआ हिस्सा इसमें चला गया। यहां पर से फिर से ये करंट 2 ब्रांच में बटा, कुछ हिस्सा IG इधर चला गया, बाकी बचा हुआ हिस्सा इधर चला गया। यहां पर जब आए तो किरचॉफ्स करंट लॉ से आने वाले दोनों करंट जाने वाले करंट के बराबर होंगे, तो इनकमिंग करंट को सम करने पर आउटगोइंग करंट मिल गया। अब यहां पर हमको 2 अलग अलग मैश दिख रहे हैं। इन मैश ABDA, पहले ये वाला मैश लेते हैं ABDA। इसमें कितने EMF है? एक भी EMF नहीं है, तो सम ऑफ ऑल द EMF विल बी 0। अब कौन सा करंट और कौन सा रेजिस्टेंस है? IP P में फ्लो कर रहा है
आई जी में फ्लो कर रहा है और I माइनस आई पी आपका R में फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास तीन करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया। इसमें पॉजिटिव किसको लेंगे? मैं A से B जा रहा हूं मैश में, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पहला वाला पॉजिटिव, यहां पर भी करंट के डायरेक्शन में हूं तो ये वाला भी पॉजिटिव, और यहां पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये वाला नेगेटिव। इसको और अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं एक बार। तो ये मिल गया हमको पहला वाला इक्वेशन, आई पी इंटू पी प्लस आई जी इंटू जी माइनस आई पी इंटू आर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा मैश जो आपको दिख रहा है कौन सा बच्चा? बी सी डी बी। इन मैश बी सी डी बी, इसमें भी आपका कोई ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ तो आपका इधर है। अब कौन सा करंट और कौन सा रेजिस्टेंस है? तो आई पी माइनस आई जी करंट आपका फ्लो कर रहा है क्यू में। उसके अलावा आई माइनस आई पी प्लस आई जी, ये जो करंट है ये आपका फ्लो कर रहा है एस में, प्लस आई जी इंटू जी जो है वो आपका फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में। अब इसको साइन कन्वेंशन देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। हम मैश में कैसे आए हैं? बीसीडीबी लिए हैं करंट के डायरेक्शन में, तो आईपी प्लस आईजी वाला पॉजिटिव, एस वाला नेगेटिव, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ये वाला भी नेगेटिव क्योंकि इसमें भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों आपका नेगेटिव में आ गया। आपको दो इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसमें हम कंडीशन डालेंगे इफ आई जी इज इक्वल टू 0। तो आई जी को 0 करने पर इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा हमारा आई पी इंटू पी, ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस आई माइनस आई पी इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा आई पी इंटू पी इज इक्वल टू आई माइनस आई पी इंटू आर। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से ये कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं, तो आई जी 0 हो गया, ये हो गया हमारा आई पी इंटू क्यू, माइनस आई माइनस आई पी, आई जी 0 हो गया, इंटू एस, और ये वाला भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आई पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई पी इंटू एस। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें आई पी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा पी बाई क्यू, और यहाँ से आई माइनस आई पी और आई माइनस आई पी कट जाएगा, तो आपका बचेगा आर बाय एस। और ये था फार्मूला डेरिवेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था। आपको कंस्ट्रक्शन को समझना है, केसीएल अप्लाई करके करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे रेजिस्टेंसेस में। फिर आपको इस फिगर में दो मैश दिखेंगे, ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी ए और बी सी डी बी। इन दोनों मैश में आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ समेशन ई इज इक्वल टू आई आर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने पर आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। इन दोनों इक्वेशंस में आई जी की वैल्यू जी इज इक्वल टू 0 डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। मूव करते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 3 चैप्टर्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस 5 और 4 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है, और इसी तरीके से हम आसानी से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आप बच्चों को हड़बड़ाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी तैयारी आप कर सके उतनी तैयारी करें और उतनी तैयारी के साथ कॉन्फिडेंटली बोर्ड एग्जाम में बैठे। हमारा ये जो बोर्ड क्रैकर कोर्स है ये आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करवा देता है, पूरे सिलेबस की रिवीजन करवा देता है। तो आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझिए और बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाके बैठिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गैल्वेनोमीटर। What is a galvanometer? Galvanometer is a device which is used to detect current. ये करंट को मेजर नहीं करता है, ये क्या करता है, बस करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक, कैसे डिटेक्ट करता है? तो उसके लिए प्रिंसिपल होता है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। मान लीजिए आपको एक रीजन दिया हुआ है जहां पर पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर आप लोगों ने किसी एक कॉइल को रखा और उस कॉइल में करंट फ्लो कराया। तो करंट फ्लो कराने पर क्या होगा, सारे आर्म्स में एक आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों फेसेस पर फोर्स लगेगा।
इन दोनों फेसेस पर फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट आएगा और नेट टॉर्क इज इक्वल टू NBA साइन थीटा। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है थीटा 0 होने पर इन दोनों फेसेस के लिए। क्या होता है थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड बी का डायरेक्शन और आई का डायरेक्शन इन फेसेस के लिए पैरेलल है। थीटा 0 है तो इन दोनों फेसेस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और इन दोनों फेसेस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक कॉइल आपने रखा, करंट यहाँ पर ऊपर यहाँ पर नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से हमारा कॉइल रोटेट करेगा और ये कॉइल रोटेट करने के साथ साथ हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट लूप। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, NBA साइन थीटा। मूव करते हैं आगे। अब गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में सिंपली आपका एक कॉइल होता है जिसमें एन टर्न्स होंगे। इस कॉइल के साथ में एक पॉइंटर जुड़ा होगा जो कि एक स्केल के साथ कनेक्टेड होगा। साथ में यहां पर आपका एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर में आपके मेन 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो होता है फील्ड, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए। दूसरा आपका आता है रेक्टेंगुलर कॉइल या किसी भी शेप का कॉइल। और तीसरा आपका आता है स्केल एंड पॉइंटर। आपको जिस सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना है, आप क्या करेंगे, इसको उस सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। उस सर्किट से जब करंट फ्लो करके इसमें आएगा तो यहां पर पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा जो कि कॉइल को रोटेट कराएगा और कॉइल के रोटेट करने के साथ साथ ये पॉइंटर भी आपको स्केल में रीडिंग देगा। जैसे ही करंट ऑफ होगा, इस कॉइल में फ्लो करने वाला करंट ऑफ हो जाएगा, जिससे कि पॉइंटर अपना 0 पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। एक कॉइल को रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो कॉइल रोटेट होगा और रोटेट होने के साथ में गैल्वेनोमीटर आपका रीडिंग शो करेगा। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते हैं। सस्पेंडेड भी होता है और पाइवोटेड भी होता है। पाइवोटेड होता है तो एक स्प्रिंग की मदद से, यहाँ पर एक स्क्रू की मदद से इसको पाइवोट कर देते हैं, अदरवाइज एक थ्रेड की मदद से सस्पेंड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर फॉर्मूला डेरिवेशन। गैल्वेनोमीटर में हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो सबसे पहले जब पॉइंटर रोटेट होता है, क्यों रोटेट होता है? क्योंकि कॉइल पे एक टॉर्क एक्सर्ट होता है जो कॉइल को रोटेट कराता है। तो हमको पता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू डिफॉर्मिंग टॉर्क। डिफॉर्मिंग टॉर्क कौन सा? जिसकी वजह से कॉइल रोटेट हो रहा है। और रिस्टोरिंग टॉर्क कौन सा? जो कि कॉइल को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ रोटेशन को अगर मैं अल्फा से डिनोट करूं तो रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के। और डिफॉर्मिंग टॉर्क जो होगा, डिफॉर्मिंग टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नेटिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। तो गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूले में क्या कॉन्सेप्ट आता है? डिफॉर्मिंग टॉर्क इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो जितना एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको मैं कांस्टेंट इनटू अल्फा लिख देता हूं, वेयर के इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। और डिफॉर्मिंग टॉर्क होता है हमारा NBA। यहां पर से यदि मैं I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू मिल जाएगी K/NBA इंटू अल्फा। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, जहां पे K/NBA जो वैल्यू है इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूं, G से डिनोट कर रहे हैं
इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। या अल्फा के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो NBA अपॉन के इंटू आई, यहां पर भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब यहां पर से अल्फा अपॉन आई करने पर हमको एक वैल्यू मिलती है NBA अपॉन के। यहां पर अल्फा अपॉन आई क्या है? अल्फा इज द डिफ्लेक्शन, पॉइंटर जो होता है गैल्वेनोमीटर में उसका जो डिफ्लेक्शन है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है? अल्फा अपॉन आई, जिसकी वैल्यू होती है NBA अपॉन के। और एक और टर्म हम पढ़ते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है अल्फा अपॉन वी, विच इज इक्वल टू NBA। अगर V डालना है तो हमको IR करना पड़ेगा, मतलब KR। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर कंप्लीट होता है। गैल्वेनोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और साथ में इसका प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन भी पूछता है। तो गैल्वेनोमीटर आपके बड़े क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो और अच्छे से इसमें स्कोर भी कर सकते हो। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर कन्वर्शन इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कनेक्ट करेंगे एक कॉइल विद गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। कैसे कनेक्ट करेंगे हम? गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। कैसा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे? लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर के लिए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। और गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कनेक्ट कर देंगे एक हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जो भी करंट आएगा, अगर हाई रेजिस्टेंस है तो मैक्सिमम करंट हमारा ये वाले सर्किट से जाएगा और गैल्वेनोमीटर कम डैमेज होगा। और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। मूव करते हैं आगे की तरफ। बहुत ही ज़्यादा डीप जाने का समय नहीं है, फिर भी मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक शॉट में क्लियर हो जाए। तो आइए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे कंटेंट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इन वीडियोस पे। जहां पर आपको डाउट्स अराइज हो रहे हैं वहां पर आप इनको कमेंट करें। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड फार्मूला डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज पर लो करंट होता है, लो वोल्टेज पर हाई करंट होता है एंड वाइस वर्सा। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज पर लो करंट को लो वोल्टेज पे हाई करंट एंड वाइस वर्सा, लो वोल्टेज पे हाई करंट को हाई वोल्टेज पे लो करंट में कन्वर्ट करता है। वोल्टेज के टर्म्स में याद करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को अप या डाउन करता है। इसी हिसाब से ट्रांसफार्मर दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्टेप अप, वोल्टेज को जो बढ़ाता है, लो को हाई करता है, और एक होता है स्टेप डाउन,
जो कि वोल्टेज को डाउन करता है या वोल्टेज को डिक्रीज करता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि अगर किसी कॉइल से जुड़ा हुआ करंट चेंज होता है तो उसके आसपास में रखे दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस करंट फ्लो करता है। ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट की वैल्यू चेंज होती है तो इससे जुड़ा फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से आसपास में रखे दूसरे कॉइल का फ्लक्स भी चेंज होता है और इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन। मूव करते हैं आगे। कंस्ट्रक्शन। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ट्रांसफार्मर के आपके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। कोर होता है, 2 ही पार्ट मान सकते हैं, और कॉइल्स। कोर क्या होता है? कोर इस तरह का एक रेक्टेंगुलर मेटल का टुकड़ा होता है जो बीच से खोखला होता है। ऐसे बहुत सारे मेटल के टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर देते हैं और सबको एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं बाया कोट ऑफ वार्निश या पेंट। पेंट लगा के इस तरह के रेक्टेंगुलर टुकड़े को दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर पेंट लगा के दूसरे को उसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से कोर बनता है। इसके एक आर्म पे हम कॉपर वायर को वूंड कर देते हैं, दूसरे आर्म पे भी हम कॉपर वायर को वूंड कर देते हैं। एक को हम कनेक्ट कर देते हैं इनपुट के साथ। जो इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड रहता है उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट देते हैं तो करस्पॉन्डिंगली म्यूचुअल इंडक्शन से हमको सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट मिलता है। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट्स हैं, एक कोर है और एक कॉइल है। आजकल हमारे कुछ नए तरह के ट्रांसफार्मर्स, कपल्ड ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं, जिसमें हम परफेक्ट कपलिंग के लिए बीच में इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों को लगा देते हैं। प्राइमरी कॉइल एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा और सेकेंडरी कॉइल हमारे आउटपुट के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, दोनों डायग्राम्स आप यूज कर सकते हैं, दोनों में सेम प्रिंसिपल यूज होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। नाउ ट्रांसफार्मर में फॉर्मूला डेरिवेशन। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक क्या है? ट्रांसफार्मर का बेसिक है अंडर आइडियल कंडीशंस पावर कांस्टेंट होता है। जितना हम इनपुट पावर देंगे प्राइमरी कॉइल को उतना ही हमको आउटपुट पावर मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में अंडर आइडियल कंडीशंस। वैसे आइडियल कंडीशंस होते नहीं है, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है, जिसको हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VI। तो इनपुट पावर हो जाएगा हमारा VP IP और आउटपुट पावर हो जाएगा VS IS, जहाँ P मैं प्राइमरी के लिए यूज कर रहा हूँ, S सेकेंडरी के लिए। तो VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS, जहां N है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और इसी चीज को कहा जाता है R, ट्रांसफॉर्मर रेशो। इसमें अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या क्या कंक्लूजन है? प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल का कम है। इन दोनों कंडीशन से हम समझ सकते हैं कि किस तरह का ट्रांसफार्मर होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और अगर R की वैल्यू 1 से कम है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगी। मूव करते हैं आगे। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग आधा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लिया है। उसके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कवर कर लिया है। अगले पार्ट में हम इसके बचे हुए 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में जो जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट से जो फॉर्मूले से, प्रिज्म फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल में बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए, और नेक्स्ट पार्ट का वीडियो हम बहुत जल्दी अपडेट करेंगे।
तो आज ही आपको सेकंड पार्ट ऑफ राउंड 1 के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको प्रिपेयर करके आप सारे बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमको मोटिवेट करें, हमारे चैनल पे कमेंट करें, आपको जो कंटेंट जो टॉपिक्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। वो बच्चे भी जो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं वो एक बार क्विक रिवीजन कर लें, अपने कॉन्सेप्ट्स को चेकआउट कर लें, और जिन बच्चों की तैयारी पूरी नहीं हुई है वो इन वीडियोस को देखकर बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।